नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस देश में अक्सर यह बहस चलती है कि बीते एक दशक में आखिर देश में बदला क्या है। ये सवाल उठते हैं कि मोदी सरकार ने इस देश में क्या बदलाव किया, देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको लेकर एक लंबी डिबेट चलती है। लेकिन अगर आप मेरे हम उम्र हैं, आप उस पीढ़ी के हैं जिस पीढ़ी से मैं भी ताल्लुक रखता हूं, या मेरे से थोड़े छोटे बड़े भी हैं, तो आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आज के करीब 20 साल पहले किसने ये सोचा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई हो जाएगी? किसने ये सोचा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर बन जाएगा? किसने ये सोचा था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? ये एक नहीं, ऐसे कई बदलाव हैं जो मेरी पीढ़ी ने देखे हैं, भारत को बदलता हुआ देखा है। और मुझे यह भी याद है, और आपको भी अच्छी तरह से याद होगा, एक वो दौर था जब संसद के अंदर महिला आरक्षण का बिल जब रखा गया था, तो कुछ सांसदों ने, जिनमें आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उन्होंने वो बिल छीन करके, मंत्रियों के हाथ से छीन करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके, चिंदी चिंदी करके हवा में उड़ा दिया था। और एक ऐसा सपना जो भारत देख रहा था, उस सपने का जो है पूरी तरह से अंत कर दिया था। लेकिन वो सपना मरा नहीं था, वो सपना जिंदा था। और अब वो सपना सच होने जा रहा है। तो मैंने कहा कि जो लोग बदलाव की बात करते हैं, उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि धीरे धीरे भारत कैसे बदल रहा है। और अगले एक दशक में देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से देश की राजनीति बदल जाएगी। संसद की तस्वीर बदल जाएगी, राज्य विधानसभाओं की तस्वीर बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी महिला आरक्षण से जुड़ा जो कानून है, वो कानून पहले पारित तो हो चुका है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही वो लागू हो जाएगा। और अगली बार जब लोकसभा के चुनाव होंगे ना, तो अगली लोकसभा में हम 33% महिला सांसदों को देखेंगे। अब ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा मैंने कहा, राजनीति बदलने वाली है, देश का इतिहास बदलने वाला है। ये इतना बड़ा बदलाव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ये अगली सदी का सबसे बड़ा बदलाव है। अब सवाल ये है कि क्या है भारत इस बदलाव के लिए तैयार है? आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे वो दौर याद है जब संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर किस तरह से जो बिल की प्रतियां चिंदी चिंदी करके फाड़ दी गई थी, उसके टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए गए थे। और उसके बाद जो विवाद हुआ था वो सब ने देखा। लेकिन सवाल यह कि कहने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी तब से लेकर अब तक कहती है कि वो महिला आरक्षण की पक्षधर है। लेकिन सवाल आज ये उठना चाहिए, इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए, जब सब लोग महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, तो इस पर बार बार विवाद क्यों होता है? अब देखिए ना, जब ये हाल में जब पारित हुआ संसद से, तब फिर इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया, क्योंकि देश का माहौल ऐसा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकती। लेकिन तब ये कहा गया, तब विपक्ष के द्वारा ये कहा गया, क्योंकि जब पिछली बार ये विधेयक पारित हुआ था, तब ये था कि डिलिमिटेशन होगा, जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद जो है ये महिला आरक्षण जो कानून है वो लागू होगा। और ऐसा माना जा रहा था कि साल 2034 की लोकसभा जब होगी तो उसमें 33% महिला का आरक्षण होगा। लेकिन तब जो है पूरे विपक्ष ने कहा था डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है भाई, डिलिमिटेशन से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है, जनगणना से क्यों जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण देना तो आज ही दीजिए, तुरंत दीजिए, पूरे विपक्ष में सबने कहा था।
लेकिन आज जब मोदी सरकार ने कहा कि हम इसको डिलिमिटेशन से और इसको जनगणना से अलग कर रहे हैं और अगले लोकसभा में ही ये बिल कानून बनकर लागू हो जाएगा, अगली लोकसभा में जो है वो 33% महिला आरक्षण हो जाएगा, तब वही विपक्ष जो उस वक्त कह रहा था कि इसको जो है डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसको जनगणना से क्यों जोड़ा जा रहा है, आज वो विपक्ष कह रहा है कि डिलिमिटेशन बड़ा मुद्दा है, महिला आरक्षण बड़ा मुद्दा नहीं है। और आज वो कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या है संसद का सत्र बुलाने की, इतनी जल्दी क्या है इस कानून को लागू करने की। तो सवाल यह है कि आपके मुंह में कुछ है, दिल में कुछ है क्या? आज दो टूक में इसी की पड़ताल करेंगे। दो टूक में मेरा आज का शीर्षक, आधी आबादी पूरा अधिकार फिर छिड़ी क्यों तकरार, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपको कुछ पुराने बयान भी सुनवाऊंगा और कुछ आज के बयान भी सुनवाऊंगा, सुनिएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। When we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। I demand the immediate implementation of the Women's Reservation Bill. We, the women of India, have no more time to waste. भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। सरकार की नीयत नहीं है आरक्षण देना, और सेंसस, डिलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण, उन्हें ये बताओ क्षेत्र कौन सा होगा महिलाओं का जो चुनाव लड़ेंगी। आपने कभी 2010 के बाद लोकसभा में नहीं लाया क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी आरजेडी को केटर करना था। वो साथी थे और वो विरोध कर रहे थे, इसका फाड़ रहे थे बिल के कॉपीज को, महिला विरोधी टिप्पणियां कर रहे थे। आप लोग चुप बैठ गए। नारे देंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं का, पर हमेशा यूसीसी के खिलाफ, महिला आरक्षण के खिलाफ, फिर कभी शाहबानू के केस के खिलाफ, 3 तलाक के कानून के खिलाफ, हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बलि क्यों चढ़ाते हैं? सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन की बात सोनिया जी ने की, तो ये भाजपा जो हर चीज को इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भाजपा का इवेंट नहीं है। अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक रिवाज और मिजाज बना हुआ है
क्योंकि हर चीज़ जो अच्छी होगी उसको शर्तों के साथ शरारत करेंगे और उसे लटकाने भटकाने और अटकाने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम बयान मैंने आपको सुना। अब देखिए है क्या, आपको इस तरह के बयान जो मैंने आज सुनवाए, मेरे हाथ में 2010 लालू यादव का एक जो है बयान है। जब 2010 में महिला आरक्षण को लाने की तैयारी हो रही थी, तब लालू यादव ने कहा था महिला आरक्षण विधेयक भूल और ध्यान भटकाने वाली राजनीति है, भूल है और ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। अब आज भी जो है ये लोग कह रहे हैं कि आज ये क्यों करा वो क्यों किया। मेरे हाथ में सोनिया गांधी जी का, जो यूपीए चेयरपर्सन है, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन है, उनका एक लेख है, आज अखबारों में छपा है और उसका जो शीर्षक है वो ये है कि बहस का मुद्दा डीलिमिटेशन है, महिला आरक्षण नहीं। तो महिला आरक्षण बहस का मुद्दा नहीं है, तो इतनी बहस क्यों हो रही है, इसी में चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा जी। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ योगिता भायना जुड़ी हैं, जो वुमेन एक्टिविस्ट है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत आज मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा और राधिका खेड़ा से करता हूँ। दोनों को मैं 1.5 मिनट दूंगा अपनी अपनी बात रखने के लिए, और उसके बाद तहसीन जी और योगिता जी आपके पास आऊँगा। तो शुरुआत डॉक्टर पूजा मिश्रा, अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि भाई डीलिमिटेशन जो है वो ज़रूरी है। सोनिया जी राइट अप लिख रही हैं कि बहस का मुद्दा डीलिमिटेशन है। तो मतलब आप लोग दिल से चाहते हैं महिला आरक्षण या नहीं चाहते? मतलब दिल में क्या है, जबान पे क्या है, वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। सही दिल से बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न भाजपा से पूछा जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, भाजपा से भी पूछूंगा जी। 2026 तक ऐसा कौन सा बदलाव आ गया? अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की ही बात कर लेते हैं अशोक जी, जो सिचुएशन वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के 2023 में था, आज 2026 में है, तब अब 2024 में ही लगा लेते ना, अलाउ तभी कर लेते। आप जो कह रहे हैं कि हम अमेंडमेंट लेकर के आएंगे 2029 में हमें जो है लागू करना, आप कह रहे हैं कि हम वुमेन रिजर्वेशन देंगे पर वुमेन की संख्या ही काउंट नहीं करेंगे। जब आपको 33% देना है, जहां पे बात ही संख्या की चल रही है, वहां पे आप 100 जानते ही नहीं है। 100 में कितना 33 देंगे? अगर आपकी मंशा रही होती तो 2024 में आप वुमेन्स को चुनाव लड़ा रहे होते। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, आप एग्जांपल सेट कर रहे होते 33% महिलाओं को टिकट देकर के, जो कि आपने नहीं दिया हुआ है। और आपके पास में समय है, आप जो है सेंसस करा करके, आप कह रहे हैं कि 2011 में सेंसस होकर के 2013 में आंकड़े आ सकते हैं, पर 2026 से सेंसस होकर के 2028 में ये नहीं आंकड़े आ सकते और डीलिमिटेशन नहीं हो सकता, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रखी हुई है। और अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वेस्ट बंगाल में 23 तारीख को वोटिंग होनी है। आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले ये सदन बुलाया जाएगा। आप चाहते तो ये पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं बगैर ही, आप चाहते तो कुछ समय पार करने के बाद में, ये अप्रैल मंथ पार होने के बाद में भी आप बुला सकते थे स्पेशल सदन और उसके बाद में इस पर डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन आपको देने की इच्छा नहीं है। आपकी अगर इच्छा होती तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रखा हुआ था 2024 में। वुमेन जिस तरीके से भी आप कह रहे हैं कि नहीं अब अमेंडमेंट किया जाएगा, 29 में लड़ाया जाएगा, तो हो जाता। आप पहले संख्या जान लीजिए कि 100 है कितने लोग, तब जाकर के आप 33% की बात करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी अशोक जी आप बात करते बड़े मुकामी शब्द चले जा रहे थे। डॉक्टर पूजा एक मिनट, डॉक्टर पूजा एक मिनट, ये ठीक है, आपके 1.5 मिनट भी पूरे, लेकिन मैं आपके जाने से पहले एक छोटा सा 30 सेकंड आपको और देता हूँ। एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मैं ये सवाल बिल्कुल बीजेपी से पूछूंगा और मुझे आज पूछना ही है बीजेपी से सवाल कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों, और आप नहीं देना चाहते। लेकिन मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या चाहते हैं। इन्होंने 2024 में नहीं दिया, 2024 में नहीं हुआ, अब ये चाह रहे 2029 में दे दें, तो आप क्या चाहते हैं? 2029 में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जस्टिफिकेशन की अगर जस्टिस तो डिले हो, लेकिन जस्टिस तो हो। जब जस्टिफिकेशन के लिए आपने चीजों को होल्ड कर रखा हुआ था, उस पर पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो चाहिए। कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। वुमेन जो ओबीसी हैं, एसटी हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो आपको सबको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। आपको 100% जानेंगे जब आप, तभी जाकर के आप 33% फ्रैक्शन आउट कर पाएंगे। और 33% में जब आप देना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो आपको एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एसटी का एजुकेशन आप देख लेंगे तो भी वो 1% है, 10th जो पास करते हैं, उसके हायर एजुकेशन की तो छोड़ ही दीजिए। तो आप रिप्रेजेंटेशन में अगर उनको कोटा नहीं देंगे, तो आपको पता है कि पावरफुल लोग आपका जो पूरा का पूरा जो विरोध है वो है कोटा विद इन कोटा, है ना? यही बात है ना? ओके, राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, आप लोग अभी तक जो है 2024 में ये हो जाना चाहिए था,
फिर उसके बाद आप ही लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पहले जनगणना करेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद फिर अब अचानक ये क्या हो गया कि चुनाव से पहले आप लोग इतनी जल्दबाजी में? सभी को नमस्कार। और बहुत अच्छा किया अशोक जी कि आज आपने शुरुआत समाजवादी पार्टी से करी। बहुत अच्छा लगा तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बोल रही है, पर ये शायद भूल गई कि मुलायम सिंह यादव जी ने 23 मार्च 2010 में जब ये बिल टेबल किया गया था राज्यसभा में, तब क्या कहा था? लखनऊ में शायद राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के अवसर पे उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल पास हुआ तो देखिए भाई, नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम है राधिका जी के? मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मैं कह रही हूँ धन्यवाद मैं आपका कर रही थी। बोलिए बोलिए। मैं आपका धन्यवाद कर रही थी अशोक जी कि आपने आज डिबेट की शुरुआत समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से करी। महिला सशक्त प्रवक्ता है, धाकड़ तरीके से विमेन रिजर्वेशन के लिए बोल रही थी, लेकिन ये भूल गई कि इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी 23 मार्च 2010 जब ये बिल संसद में राज्यसभा में लाया गया, तो उन्होंने जब ये पास हो रहा था तो लखनऊ के राम मनोहर लोहिया जी की जयंती चल रही थी, वहां पे मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर ये बिल पास हुआ तो संसद में ऐसी महिलाएं भर जाएंगी जिनके देखकर लड़के सीटियां बजाएंगे। यही कहा था ना पूजा जी? आपको तो याद होगा मुझसे ज्यादा बेहतर। उसके बाद दूसरी बार 2 बार वो बोले इस पे, और दोनों बार उन्होंने पुरजोर तरीके से महिला आरक्षण बिल के लिए विरोध किया। उन्होंने शायद ये कहा था कि बड़े बड़े घरों की लड़कियां और महिलाएं केवल ऊपर जा सकती हैं, हमारी गांव की महिलाओं का आकर्षण इतना नहीं है, इसलिए उनको टिकट नहीं मिले। बड़े आपत्तिजनक बयान दिए तो, और कट्टर तरीके से उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। तो आज बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कैसे वक्त बदला है। हालांकि अभी भी विरोध कर रहे हैं, तरीका इन्होंने दूसरा ढूंढ लिया है, नाक ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे हाथ घुमा के पकड़ रहे हैं, पर बात तो वही है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। अब आते हैं वापस कांग्रेस पार्टी पर। मुझे याद है शुरू से मैं हमेशा से सोनिया जी को सुनती आ रही हूं, और वो ये कहती आई हैं कि ये राजीव गांधी जी का सपना था, उस पार्टी का सपना जिसने हमेशा से सशक्त महिलाएं देखी है। चाहे इंदिरा जी हो, कांग्रेस कहती है कि इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, इससे सशक्त प्रधानमंत्री आज तक देश ने नहीं देखा उनके अनुसार। तो इंदिरा जी रही, सोनिया जी जो 1998 से कमान संभाले हुए हैं, अब उनकी बेटी भी आगे आ गई है, लेकिन इनमें से किसी ने कभी भी महिला को, बेटी को सदन में नहीं लाकर आई। अब कह देंगे कि जी आरजेडी खिलाफ थी, समाजवादी पार्टी खिलाफ थी, चलो मजबूरियां थी, आपको सत्ता की कुर्सी लेकर चलनी थी। तो अगर वो इन सब चीजों के खिलाफ थे, सत्ता तो चली गई, फिर भी आप ऐसे महिला विरोधी पार्टियों के साथ अभी भी अलायंस में बैठे हुए हैं। और बिल्कुल आपने जो बयान दिखाया उसके बाद कि जब भारतीय जनता पार्टी ये लेकर आती है तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, इफ्स एंड बट्स, कि ओहो अभी तो सेंसस होगा, अभी तो डिलिमिटेशन होगा, दशक लग जाएंगे। सोनिया जी कहती है दशकों से इंतजार कर रही है बेटियां, क्यों करे? प्रियंका गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रही है तुरंत पास होना चाहिए। और आज जब 16 से 18 राधिका जी सोनिया जी का लेख आ जाता है। राधिका जी मैं आऊंगा आप पर, क्योंकि आपका समय भी जो शुरुआती था, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो मूल सवाल था कि भाई आप लोगों ने अपना स्टैंड, उनका तो स्टैंड बदला, उनका स्टैंड तो बदला, वो पहले कह रहे थे लाओ लाओ, अब कह रहे अभी क्यों ला रहे हैं, लेकिन आपका स्टैंड क्यों बदला? आप लोग पहले नहीं ला रहे थे, अब अचानक से ला रहे, आपका भी तो स्टैंड बदला ना। तो सवाल तो आपसे भी होगा। हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला। पहले भी जिस बात का हमने विरोध किया था वो इस बिल का विरोध नहीं था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ऑपोजिशन में रह के ये कहा था कि सरकार को जिम्मेदारी से सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और इस बिल में क्या है उस पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे हमने करी, हमने ऑल पार्टी मीट बुलाई, इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं किया। वो सबको साथ लेके नहीं चलना चाहते थे, इसकी निटी-ग्रिटीज क्या है इस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बिल के खिलाफ नहीं थी, लेकिन हाँ हम उस तरीके के खिलाफ थी कि अब बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाह रहे, किसी से कुछ डिस्कशन नहीं करना चाह रहे। पर वो अब समझ आ रहा है ना, वो सब ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पास करना ही नहीं चाहते थे, मंशा ही नहीं थी, चाहते ही नहीं थे। चाहत बस इस बात की थी कि हम ड्रामा करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए इंदिरा जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, या आने वाली प्रियंका जी की बिटिया हो, उसके अलावा कोई और महिला सशक्त रहे कोई नहीं। और अब तो आप एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी है, हाल ही में तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। इनफ एग्जाम्पल्स है कि कैसे किस तरीके से गांधी परिवार से अगर बेटी नहीं आती तो कांग्रेस में उसके क्या हालात होते। तो जब पार्टी में ही उनको कुछ नहीं देते, वो क्या संसद में ओके मैं उस विषय पे भी आऊंगा, लेकिन एक मिनट तहसीन, एक मिनट रुकिएगा, पूजा जी रिबटल दे, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। पूजा जी, ऐसा कि जो कुछ राधिका जी ने कहा, देखिए, और मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है, और मैं सच बता रहा हूं, जो अगर जो आपको ओवरऑल जो दिखता है वो ये कि
बीजेपी, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस वो सैद्धांतिक रूप से इसके विरोध में कभी नहीं रही। सैद्धांतिक रूप से, अंदर खाने की मैं राजनीति की अभी चर्चा नहीं कर रहा, सैद्धांतिक रूप से इन तमाम पार्टियों ने दिखाया कि हमें विरोध जो हुआ वो पूरा का पूरा जो है आरजेडी, समाजवादी पार्टियों जैसी जो पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनकी तरफ से हुआ। 30 साल पहले जब ये आया था तो उस समय देखिए, अभी राधिका जी ने कुछ जिक्र किया, किसी ने कहा था शरद यादव जो है उन्होंने कहा परकटी महिलाएं आ जाएंगी, उन्होंने, उनका परकटी शब्द था। फिर उसके बाद जो है 30 साल पहले जब ये आया था उस वक्त क्या हुआ था, संसद में माइक्रोफोन कोई सभापति की मेज पर चढ़ गया, किसी ने पर्चे छीन लिए और इसमें आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसद ही थे। तो सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि शायद कांग्रेस भी आप लोगों के साथ समर्थन में थी तो इसलिए हिम्मत नहीं कर पाई और आज भी आप लोग इसके विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बोलिए पूजा जी। अशोक जी, मुझे लगता है कि आप जबरदस्ती विरोध में खड़ा करना चाहते हैं। हमने तब भी जो है कहा था कि अगर आप देखेंगे तो हमने रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात की थी। पंचायती राज में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन चलता है। अगर SC ST की सीट होती तो भी उसमें वुमेन का रिजर्वेशन रहता है। और आपको पता है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद में पंचायती राज में रिजर्वेशन आया और आज कई सारी स्टेट में 50% रिजर्वेशन हो रखा हुआ है। तो हमारा तब भी कहना वही था, आज भी कहना वही पे है। और अगर आप देखेंगे जो है अशोक जी, तो महिलाओं के लेकर के भाजपा बात कर रही। हिंदू कोड बिल आया था, हिंदू कोड बिल को किसने सही सलामत से पास नहीं होने दिया? उसको फ्रैक्शन करके नेहरू जी को और अंबेडकर जी को फ्रैक्शन कर करके लॉ बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि भाजपा की तब लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही कि हिंदू महिलाओं को कैसे अधिकार मिल जाएगा। भाजपा तो थी नहीं तब, भाजपा थी नहीं जब हिंदू कोड बिल आया था। बिल्कुल, भाजपा के लोगों को, कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को जो भाजपा थी नहीं पूजा जी उस वक्त। नहीं किया था। अभी आप एक्चुअली इनकरेक्ट है। बता रहे कि जो पूजा जी सुनिए एक मिनट, ओके ओके, सुनिए पूजा जी, सुनिए पूजा जी, तो जब आप वहां पे सुनिए पूजा जी, सुनिए पूजा जी, एक मिनट पूजा जी प्लीज सुनिए, सुनिए और आपको इतना स्पेस मिला हुआ है। सुनिए पूजा जी, सुनिए सुनिए पूजा जी, सुनिए पूजा जी प्लीज सुनिए। पहली बात तो भाजपा थी नहीं और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, सुनिए ना, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना पूजा जी, सुनिए ना आप तो भाई आप, मुझे मालूम है आज सुनिए ना, आज आप लोग 33% आज आप लोग 33% से ज्यादा हो मेरी डिबेट में। इसका मतलब ये थोड़ी है तहसीन जी और मेरे को बोलने नहीं दोगे आप लोग। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए पूजा जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पूजा जी, पूजा जी मेरी बात सुन लीजिए ना, पूजा जी मेरी बात सुन लीजिए ना, पूजा जी मेरी बात सुन लीजिए ना, पूजा जी सुन लीजिए ना मेरी बात। देखिए मैं तहसीन के पास जाऊं उससे पहले मैं एक चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं और ये फिर जो है ये पुरानी खबर है और इस पुरानी खबर में क्या लिखा है मैं आपको ये बताया। तो अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज ये पूरा इंडी गठबंधन है ना, जो इंडिया गठबंधन जो नाम कहते हैं इंडी गठबंधन, इसमें आज ममता भी साथ है, समाजवादी पार्टी भी साथ है। आज समाजवादी पार्टी ममता जी के लिए प्रचार कर रही है, लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है ममता ने पकड़ लिया था समाजवादी पार्टी सांसद का कॉलर महिला आरक्षण पर। ममता बनर्जी ने सपा सांसद का कॉलर पकड़ लिया था और सपा सांसद जो सभापति की मेज पे चढ़ गए थे, उन्होंने सभापति से कागज विधेयक छीन लिया था और उसके बाद जो माइक्रोफोन तोड़ दिया था। ममता बनर्जी ने, जिनके लिए आज अखिलेश जी प्रचार करने जा रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी का कॉलर पकड़ लिया था कि तुम महिला विरोधी हो। देखिए ये जो इतिहास है ना, ये इतिहास तो किसी से छुप नहीं सकता। अरे सुनिए मेरी बात तो पूरी हो जाए ना, अरे सुनिए तो डॉक्टर पूजा मिश्रा, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो पूजा जी, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, लगातार नहीं बोलते पूजा जी, हमको भी कुछ कहने का अधिकार है ना पूजा जी, प्लीज पूजा जी प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूं, ये इतिहास जो है इससे आप बच नहीं सकते। ये इतिहास जो है ये लिखित इतिहास है, आपकी पार्टी का कहां क्या स्टैंड रहा ये सब जानते हैं। लेकिन मैं तहसीन के पास जाना चाहता हूँ, राधिका फिर उसके बाद मौका दूंगा। रुकिए पूजा जी प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं करते, प्लीज प्लीज ऐसे डिबेट नहीं करते पूजा जी, ऐसे मत करिए, आप ऐसे मत कीजिए पूजा जी, मेरा आपसे अनुरोध है। तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, ये क्या भाई, ये तो समझ में आता है कि उस समय कांग्रेस जो है दबाव में थी, आरजेडी समाजवादी पार्टी के दबाव में थी, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ये आज कैसा दबाव है? बहस का मुद्दा डीलिमिटेशन है, महिला आरक्षण नहीं। सोनिया गांधी, और वो उनकी एक लाइन और पढ़ के सुना देता हूं, वो कह रही है विपक्षी दलों से उन विधेयकों को सपोर्ट की अपील कर रहे हैं जो केंद्र सरकार संसद के एक विशेष सत्र में लाकर सभी पर थोपना चाहती है। अब ये थोपना चाहती है मतलब कैसे थोपना चाहती है? अशोक जी, अव्वल तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिलता है तो ये जेन्युइनली मेरा सौभाग्य है। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि इन 3 महिलाओं में से जो 2 मेरे दोस्त थे, राधिका और योगिता, इनको मैं व्यक्तिगत तौर से जाता हूँ। एक्चुअली बहुत ही सक्षम महिला है और पूजा भी बहुत अच्छा प्रवक्ता है, लेकिन इनको मैं पर्सनली जानता, तो इनके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए थैंक यू वेरी मच।
हम सब चाहते हैं कि महिला आरक्षण है, देयर इज नो इफ और बट, कोई भी हमारा लाइन हो, महिला आरक्षण आनी चाहिए। अशोक जी, संविधान में संशोधन होगा, इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता अशोक जी, और मैं जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूं कि क्या संशोधन होने वाला है, इसका ड्राफ्ट हमारे सामने हो ताकि हम इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें, हमारे सुझाव दे, सरकार सुझाव ले, आपके शो में इस पर रिसर्च हो, इस पर बातचीत हो, और देश के सामने, अगर ये देश हित में, महिला हित में, तो क्यों इसको छुपा के लाइए? आप लाइए ना, आप सामने रखिए ना इसका ड्राफ्ट। जब सितंबर 2023, मुझे याद है उस टाइम भी मुझे सौभाग्य मिला था, उस वक्त आप 9 बजे का शो करते थे, अभी 10 बजे और भी बड़ा हिट हो गया है। मैं आपके साथ उस दिन 9 बजे जुड़ा था, सितंबर का महीना था, और यही बात हमने कहा था कि आप उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कीजिए। तब कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता बिना डिलिमिटेशन के। तब आप विपक्ष की बात मान लेते, तो तब आपने नहीं मानी, आज आप मान रहे हो, ठीक है, आज आप मान रहे हो, आपका स्वागत है। मान रहे हो तो चुनाव के बीच में क्यों करें? जिस चीज को आपने इतना देर लगाया, और 2 हफ्ता देर लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता? ऐसी क्या विशेषता थी कि आपको अब भी करना है? फिर मैं पूछता हूं अशोक जी, जब मुझे आपके शो पे आना होता है, जब कमलेश का किसी का फोन आता है कि अशोक जी के शो में आता है, हम रिसर्च करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आपके शो में बहुत मूर्ख आते हैं, खास करते हमारी साइड से आपके शो के ऊपर, लेकिन हम अध्ययन करके आते कि रिसर्च में फैक्ट्स हो, आप रिसर्च करते आपके शो के लिए, इतने कागज होते। तो पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन हो रहा है, एक नहीं 2 बार हो रहा है, पहले भी 1 बार हुआ। क्या ये एमपीज का हक नहीं है कि जाने क्या हो रहा है? तीसरी बार, मैं राधिका से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आप आश्चर्यचकित हो गए अशोक जी, मैं राधिका से कैसे इत्तेफाक रखता हूं कि मैं पूरी तरह से मानता हूं, ये तो मेरा पर्सनल एजेंडा, मैं किसी भी साइड हूं, कि नेपोटिज्म इस देश को खत्म कर रहा है। अगर हमें नेपोटिज्म से देश से बचाना है, राधिका ने कुछ कहा, तो कब होगी? जब सक्षम महिला आएगी। आप ये बिल ला रहे हो, आप इसमें एक प्रावधान डाल दीजिए कि ये रिजर्वेशन ऐसी कोई महिला के लिए नहीं होगा, किसी भी दल से, जो किसी नेता की पत्नी, बहन, बेटी, बहू या भाभी है। ये उन कार्यकर्ताओं के होगा, राधिका जैसी, योगिता जैसी, जो बाहर से आती है, मेहनत। तहसीन जी एक मिनट, तहसीन जी आगे एक मिनट, पहले आउट कर रहे हो। तहसीन जी, आप जो कह रहे हो ना, आप जो कह रहे हो, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फिर चढ़ेंगे सभापति की मेज पे और कागज छीन के फाड़ देंगे। समाजवादी पार्टी की सारी महिला जो सांसद हैं वो सब एक परिवार की हैं, तो वो सबसे पहले वो चढ़ेंगे और फाड़ के फेंक देंगे। आप ऐसा मतलब, आप जो सुझाव दे रहे हो उससे लग रहा है कि आप चाहते हो कि इसको डिरेल कर दें। आप अशोक जी, अगर इस आरक्षण से हम वाकई उन महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, जो सांसद बनके गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की आवाज उठाई, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या हमें उनको एम्पावर नहीं करना चाहिए? या वही महिला आएगी जो किसी परिवार से जुड़े हुए? तहसीन, मेरा ये सवाल है आपसे, ये सुझाव 2 टूक में तहसीन तो देते हैं, सोनिया गांधी इतना लंबा लेख लिखती हैं, उसमें सुझाव क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एडवाइजर नहीं हूं, अभी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कोई और है। जिस दिन मैं बन जाऊंगा मैं बनूंगा। मैं नहीं हूं। अब जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे आप पूछिए, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं केरल के। लेकिन आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने तब भी आपको सोनिया जी और प्रियंका जी के नीचे काम करना पड़ेगा, और उनका ये मत नहीं है जो आप मत रख रहे हैं। राधिका जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। आज बहुत मजा आ रहा है तहसीन के साथ डिबेट करते हुए, लेकिन तहसीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की बात करी कि उसके अंदर ड्राफ्ट में क्या है वो पेश होना चाहिए, बिल्कुल पेश होना चाहिए। इसीलिए कुछ पॉइंट्स जो पब्लिक डोमेन में है, एक कि 543 से सीटें बढ़ के 816 होंगी, 273 आरक्षित होंगी, और 2011 की जनगणना के तहत ये आरक्षण किया जाएगा। अब आपने कहा कि ये ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो जब ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है तो एक विरोध प्रदर्शन करने का खड़गे जी ने मीटिंग क्यों बुलाई पूरी की पूरी, और उस पर चर्चा हो गई? अभी तो कुछ भी सामने नहीं है, अभी तो 16 से 18 तारीख पे इस पर चर्चा होनी है, तो उन्होंने विरोध किस बात का जताया है? जब ड्राफ्ट सामने नहीं है तो ये आर्टिकल किस बात पे लिखा है? अभी तो कुछ भी सामने नहीं है ना तहसीन भाई। तो क्यों कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब मीटिंग बुलाते हैं, सारे कांग्रेस के लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं हम विरोध करते हैं, ऐसे ला कर रही है पार्टी। क्या करा सरकार ने? अभी तक तो कुछ नहीं करा। हमने तो 16 से 18, और बिल ऐसे ही पास होता है, जब बिल लेकर आया जाता है तो जब उसके ऊपर डिस्कशन होती है तो वो टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। हम तो बिल्कुल चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? जो चीज टेबल ही नहीं हुई अभी तक, तो आप कैसे उसका विरोध कर रहे हैं? ये तो जो पॉइंट्स है, ये एक ड्राफ्ट है जिसके ऊपर सब चर्चा कर रहे हैं कि ये चीजें हो सकती है। सोनिया जी ने जो आर्टिकल लिख दिया वो किस बेसिस पे लिखा? आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हैं? तहसीन रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं मान लेता हूँ राधिका जी की बात, हमें नहीं पता तो हम विरोध कर रहे, तो आप किस बात का सेलिब्रेट करें? जिस ड्राफ्ट में आप उस बात का आदरणीय प्रधानमंत्री सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किसी भी हालत में बेटी सदन में आएगी, जैसे 370 हटा, हम ट्रिपल तलाक हटाए,
हम तो पारित कर देंगे, आप चाहे वहां पे बैठना चाहे तहसीन सेलिब्रेशन तो तहसीन आपने हाँ एक मिनट आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मेरा कहना है सेलिब्रेशन तो आप भी कर सकते थे। सोनिया जी ने जब ये बिल आया था 2023 में, सोनिया जी ने कहा इट्स आवर, हमारा है ये, तो सेलिब्रेशन आप भी कर लेते, आज भी कर लो, आप क्या दिक्कत है, किसने रोका? देखिए ऑनेस्टली आपने, मैं दो सवाल पूछ रहा हूं जो राधिका ने बोली। राधिका ने कहा कि 2011 के सेंसस के ऊपर ये आधार है, मैं बिल्कुल इसको मानता हूं क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, सूत्रों के माध्यम से कहा गया, ये ऑफिशियली सरकार ने अब तक नहीं कहा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि राधिका एक्चुअली बीजेपी में सरकार में जानती है क्या हो रही है। हाँ ठीक है, मैं जानता हूं, आप जानते हो, आपका फैक्ट हमेशा सही होता। तो 2011 के सेंसस से अगर आप कर रहे हो तो 2011 में कास्ट सेंसस भी था, उसको आप क्यों रिलीज नहीं कर रहे हो? दूसरी चीज, उस सेंसस के हिसाब से आप कर रहे हो तो पूजा, डॉक्टर पूजा का जो सवाल था, क्या रिजर्वेशन विजन रिजर्वेशन कोटा विजन कोटा मिलेगा? क्योंकि मेरा एक लॉजिकल सवाल है, जो एससी रिजर्व सीट है आपने बढ़ा दिया, तो एससी रिजर्व सीट में कोई भी महिला आ सकती है, सिर्फ एससी रिजर्व महिला? क्या ये जानना मेरा अधिकार नहीं है अशोक भाई? इसमें मैं डिबेट करूं, टिप्पणी दूं, या कैसे उस पर बात करूं? तो आप कम से कम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें बात और देश के सामने रखिए ना, आप ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं? देश के भला के लिए महिलाओं के लिए आप रखिए। 16 तारीख को ओके राधिका रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं योगिता के पास जाऊंगा। ओके 16 तारीख का इंतजार तो करिए। और आप कह रहे हैं कि पूजा जी ने ये कहा वो कहा, ये फोटोग्राफ है जिस दिन टेबल हुआ था राज्यसभा में, उस दिन की फोटोग्राफ है। मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी क्या कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे महिला आरक्षण बिल का। और मैं फिर रिपीट करती हूँ, यहाँ पे जो सपा की प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जैसे ही ये बिल राज्यसभा में टेबल हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी के शब्द है, वर्तमान स्वरूप में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो संसद में उद्योगपति और अधिकारियों की ऐसी ऐसी लड़कियां आ जाएंगी जिन्हें लेकर लड़के पीछे से सीटी बजाएंगे। मतलब अगर कोई उद्योगपति की बेटी आ गई या किसी अधिकारी की बेटी आ गई तो आप उसको देख के सीटी बजाएंगे। और फिर मुलायम सिंह यादव के अब बेटे बोल देंगे, जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ये मानसिकता है। तो आप तो पूजा जी आज यहाँ पे आके मॉरल हाई ग्राउंड मत लीजिए। आप जो बातें कर रही है ना कि उस समय के भाजपा के नेता, आपको मैं आपके बीच में थोड़ी बोलने दीजिए। आपको ये उनकी बात पूरी हो जाए, पूजा जी उनकी बात पूरी हो जाए, आपको मौका देता हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए राधिका जी की। पूजा जी 1 मिनट रुकिए, उनकी बात 30 सेकंड में पूरी हो जाए, फिर मैं आ रहा हूँ। पूजा जी रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए पूजा जी, प्लीज कोई आवाज बंद कीजिए, ऐसे नहीं। मैं अभी सिर्फ राधिका जी, उसके बाद पूजा जी आपको रिस्पॉन्ड करने का, फिर मैं जो है योगिता के पास आऊंगा। जी अशोक जी, मैं अपनी बहन पूजा का दर्द समझ सकती हूँ। अपनी पार्टी में इनको बोलने का हक नहीं दिया जाता होगा, महिला के क्या हालात है हम सब जानते हैं, तो वो यहाँ पे बोल रही है। दूसरी बात, तहसीन भाई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी कि इसमें एक क्लॉज आना चाहिए कि किसी भी नेताओं के बच्चों को किसी को नहीं होना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री तो 15 अगस्त को ये बोल चुके हैं इस बार कि मैं 10 लाख नए ब्लड को लेकर आना चाहता हूं जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। पर लेकिन तहसीन, अगर ये हमने क्लॉज डाल दिया तो सबसे ज्यादा तकलीफ आप ही को, पार्टी को होगी। प्रियंका जी और सोनिया जी दोनों को बैकअप करना पड़ेगा। और मिराया भी आ गया कि नहीं बन पाएगी, ना राहुल जी कुछ बन पाएंगे। महिला आरक्षण छोड़िए, तो ये तो पूरे में निकाल देते हैं हम कि किसी सारी पार्टियां तो आधी, कांग्रेस तो बंद ही हो जाएगी क्योंकि फैमिली रन, फैमिली सारी ओरिएंटेड जो ये पार्टी है, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। नहीं देखिए, डेमोक्रेसी देखिए ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक मिनट, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन डेमोक्रेसी में आप ऐसा कोई आप कानून नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है, अगर जो है आज भी देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, किसी उद्योगपति की पत्नी हैं, किसी की बेटी हैं, बहुत बढ़िया वो काम कर रही हैं, तो आप ऐसा कुछ जो है ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते कि इस वर्ग की महिलाएं ही आएंगी। और संसद में गरीब परिवारों की महिलाएं भी आई हैं भाई, संसद में गरीब परिवारों की महिलाएं भी आई हैं और बिल्कुल जमीन से उठ के। अभी तो एक जो है वो एक जो गायिका है, मैं नाम भूल रहा हूं, मैथिली ठाकुर जैसी जो जमीन से जुड़ी नेता वो भी आई है, वो भी पहुंची है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को तय करना है, उनकी अपनी समझ क्या है। वो अपने परिवार को टिकट बांटना चाहती हैं या वो चाहते हैं कि भाई कोई जमीन से जुड़े नेता भी है, तो सारा उस पर आ जाता है। एक मिनट जल्दी से करिए, मैं फिर बाकी मेहमानों के पास नहीं जा पा रहा हूं। बोलिए 30 सेकंड। नहीं 10 सेकंड। मैं बिल्कुल मानता हूं जिन नामों का जिक्र राधिका जी ने किया वो वैसे ही आए ना पार्लियामेंट में बिना रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन उनके लिए रखो जो जमीन से आए, कम से कम उनके लिए मत रखो कि इनकी टिकट बेटी भाभी के लिए जाए। उतना तो आप कीजिए प्रावधान। आप इसलिए प्रावधान नहीं करें क्योंकि कांग्रेस का नुकसान होगा, ये कौन सी बात हुई राधिका? आप कीजिए ना प्रावधान। तहसीन जी लगता है कुछ
कुछ घर पे झगड़ा हुआ है तहसील कोई झगड़ा नहीं, मैं चाहता हूं नहीं, एक और बात कह रहा हूँ, एक और बात कह रहा हूँ तहसीन जी, एक और बात कह रहा हूँ तहसीन जी, जरूरी नहीं कि जो आप कह रहे हैं ना कि आरक्षण, जरूरी नहीं आरक्षण वैसे दिया जाता है, आरक्षण एक और तरीके से भी दिया जाता है। जब एक माँ जो एक सीट पर लगातार जीत रही है वो जाकर अपने बेटे के लिए कहती है कि अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, इसको जिता देना, तो वो भी एक आरक्षण होता है। जब भाई एक सीट पर जीतता है और वो सीट छोड़ता है और फिर वो बहन को दे देता है, वो भी एक जो है अघोषित आरक्षण है। तो वो घोषित आरक्षण है, अघोषित आरक्षण में परिवार वालों के जो है चांदी होती है, वो जो है ये इस देश का सच है, इससे हम इधर उधर नहीं जा सकते। योगिता जी, मैं पूजा जी 1 मिनट आ रहा हूं क्योंकि तहसीन जी। योगिता जी, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, क्या ये एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्या देश में एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात पूरी तरह से बहुत आश्वासन के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमने काफी साल वेट किया है इस मूवमेंट का, चाहे वो कांग्रेस रही हो जिसने इतने साल बात की हो पर ना दिया हो महिलाओं को आरक्षण, और ये सरकार हो कुछ साल पहले अनाउंस कर दिया, मतलब भीख की तरह, चलो ठीक है आप दे रहे हैं, अभी लागू करेंगे, फिर 29 में लागू करेंगे। चलिए शुरुआत कर दी है, भीख ही दी तो कम से कम दी तो सही। अब इसका क्या रेपुटेशन होगा, क्योंकि भाजपा में भी नेपोटिज्म तो है, ऐसा नहीं है। जहां इस डिबेट में बोलने के लिए भी मुझे आरक्षण की आवश्यकता लग रही है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता को आपने काफी समय दे दिया, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बात को बोलना पड़ रहा है। तो हम जैसे नॉर्मल लोग, जैसे तहसीन कह रहा है, मुझे लगता है हमारी लंबी लड़ाई है। हम लोगों को जैसे लोगों की कोई पूछ नहीं है। और डेफिनेटली शोषण की बात अगर मैं करूं तो हर पार्टी में शोषण है, और अभी तो बहुत खुल के महिलाएं बोलने लगी हैं। मुझे नहीं मालूम है कि किस तरह से सक्षम महिलाओं को, डिजर्विंग महिलाओं को मिलेगा वो मौका लड़ने का, और या फिर शोषण बढ़ेगा। मेरे को इस बात की अप्रीहेंशन है, क्योंकि शोषण भरपूर है भाजपा में, भरपूर है महिलाओं का शोषण। कांग्रेस में भी रहा है, समाजवादी पार्टी में मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ महिलाएं मुझे जो मिलती है मैं उनके बेसिस पे बोल रही हूँ। शारीरिक शोषण की बात कर रही हूँ, उस मुद्दे पे मेरा काम है, तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारी जैसे महिलाएं तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर वही पड़ाव चढ़ना पड़ेगा तो अनफॉर्चुनेटली हम जैसे लोग जो जमीन पे काम कर रहे हैं, मुश्किल लगता है हमारा। बट नेपोटिज्म तो हर पार्टी में है, और इसको लागू करने के लिए कौन रोक रहा था इनको 10 साल क्यों लग गए? कर देना चाहिए था। और ये जो विरोध कर रहे हैं आरक्षण की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सब जस्ट फॉर बीइंग ऑपोजिशन ये अपना काम निभा रहे हैं, या जस्ट इनको लग रहा है कि चलिए हमने नहीं किया, इन्होंने कर दिया, इनको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट आई एम वेरी होपफुल कि जो सच में डिजर्व करती हैं उनको किस तरह से ये लोग फिल्टर आउट करेंगे, या फिर वहां जैसे कि महिलाएं हमेशा शोषण का शिकार होती आई हैं, फिर से शोषण का शिकार होती रहेंगी। जैसे कि पंचायती राज में पंचायती रिजर्वेशन तो दे दिया, बट रन कौन कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं, उनके पति कर रहे हैं, उनके पिता कर रहे हैं। महिलाओं को सच में अधिकार देने हैं तो उनको ट्रेनिंग, और जो महिला सुरक्षा की बात तो कोई करता ही नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की बात तो कोई करे, तो जो महिलाएं बची कुची हैं भी लोकसभा राज्यसभा में, वो भी कोई बात उठाती नहीं है। ये उम्मीद तो करते ही है ना कि अगर 33% महिलाएं होंगी और हर पार्टी की होंगी तो वो आवाज भी उठाएंगी। हम यही तो बदलाव की उम्मीद क्या है इससे? यही तो बदलाव की उम्मीद है कि जिस संसद के अंदर जिस विधानसभाओं में महिलाएं 10% हैं, 8% हैं, वहां 33% जाएंगी तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे तो उठेंगे ही। लेकिन आपने शोषण की बात की, उस पर जो है मैं चाहूंगा कि पूजा जी और उस पर जो है राधिका जी रिस्पॉन्ड करें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपने कहा कि आपको यहां पर संघर्ष करना पड़ा समय के लिए। बिल्कुल आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। आपको संघर्ष जो इसलिए करना पड़ा क्योंकि देखिए, चाहे पूजा जी हो या राधिका जी हो, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो है रिप्रेजेंट कर रही है। हम जैसे लोगों की क्या नहीं, आप ये बात नहीं, योगिता जी समाज के लिए काम कर रहे हो। नहीं, योगिता जी सवाल वो नहीं है। योगिता जी सवाल वो नहीं है। पॉलिटिकल जो नहीं, योगिता जी सवाल वो नहीं है। आप डिबेट को गलत नहीं, योगिता जी एक मिनट रुकिए। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि संसद भी जब चलती है
और वो रूल मैंने नहीं, वो बाबा साहब अंबेडकर और उसके बाद जो तमाम लोग हैं उनकी बनाई हुई है। वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको समय मिलता है, निर्दलियों को कितना समय मिलता है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो उस हिसाब से समय सबको मिलता है, लेकिन ये जरूरी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्जन होता है उसमें और एक निर्दलीय के वर्जन में दोनों में फर्क होता है। योगिता जी, ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। और आप और जो इंडिपेंडेंट वॉइस है उनको भी अगर बुलाया जाता है तो इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी आवाज को भी हम वैल्यू करते हैं। अगर वैल्यू नहीं करते तो मैं आज टीएमसी की कार्यकर्ता को नेता को बुला लेता, टीएमसी की बात आ जाती है, लेकिन मैंने वैल्यू किया, इसको आपको वैल्यू करना चाहिए। राधिका जी, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जो है मैं आता हूं एक जो बड़ी बात जो कही, और मैं चाहूंगा डॉक्टर पूजा मिश्रा, राधिका जी दोनों उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों में शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, और उसके कारण जो है जेन्युइन महिलाएं आ पाएंगी, ये उन्होंने एप्रीहेंशन जताया। मैं आऊंगा, इस पर सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन फिर भी इस पर जरूर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं आधी आबादी पूरा अधिकार। बार बार क्यों तकरार? क्योंकि जो है महिला आरक्षण का जो विधेयक है, महिला आरक्षण का जो बिल है, उसको लेकर एक बार फिर से कुछ संशोधनों के साथ 16, 17, 18 को संसद की विशेष सत्र बुलाया गया, और इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही संसद के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो 33% हो जाए। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी, सोनिया गांधी ने इस पर लेख लिखा, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो है ये तकरार क्यों है, इसी को समझना चाह रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, योगिता बयाना है वुमेन एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा और राधिका जी, आप दोनों रिस्पॉन्ड करें। पूजा जी, आपसे शुरू करता हूँ। सवाल है कि जो अभी जो सवाल उठाया जो है योगिता जी ने, उन्होंने कहा कि भाई उनको आशंका यह महिलाओं का शोषण जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों में होता है और सही महिलाएं जो है वो फिर भी नहीं पहुंच पाएंगी। जी अशोक जी, पहली बात ये हो रहा है कि महिलाओं का शोषण पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं।
तो महिलाओं का शोषण कहाँ नहीं होता। ये अगर जो है सामाजिक कार्यकर्ता होंगे तो मुझे कॉर्पोरेट घराना बता दे, मुझे कॉलेज इंस्टीट्यूट बता दे, मुझे पीएचडी कल्चर बता दे, या ऐसा कौन सा स्थान बचा हुआ है जहां पर जो है शोषण नहीं होता। शोषण किसका होता है अशोक जी? जो कमजोर होता है। तो यही तो लड़ाई है कि किसी को कमजोर क्यों छोड़ा जाए। हम जो कह रहे हैं रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन, इसी को तो कह रहे हैं कि आप किसी को पीछे छोड़ें, जो कमजोर रहेगा कहीं भी रहेगा उसका शोषण। पूजा जी इस बात को जस्टिफाई कर रही है कि कॉर्पोरेट में होता है, फिल्म इंडस्ट्री में होता है, तो राजनीतिक पार्टी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने भी देखा होगा, मैं समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बोलती, शोषण को जो है जस्टिफाई नहीं कर सकती है। बिल्कुल बहुत जमीन से आती है, जिसके खानदान में अगर यहाँ पे भी होगा तो कहाँ बचेंगे? ओके, एक एक करके मुझे लगता है लोग सुन नहीं पाएंगे। महिलाओं का शोषण, मुझे लगता है लोग सुन नहीं पाएंगे। एक एक करके बोले प्लीज। ये क्या क्या भाई एक एक करके एक व्यक्ति 1 मिनट, पहले पूजा जी बोल रहे हैं, उसके बाद बाकियों का फीडर खोलिए प्लीज। पहले पूजा जी को बोलने दीजिए। इसमें खड़ा होना पड़ेगा। भाजपा की महिला मोर्चा की महिला ने जब अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने खड़े होकर कहा कि महिलाओं का शोषण होता है, मैं नेताओं का नाम बताना चाहती हूँ कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। उस वीडियो पे भाजपा के कितने महिला सांसद विधायक ने संज्ञान लिया? उस महिला से कितने लोगों ने बात किया कि हाँ हमें बताओ कि किन नेताओं का नाम बताना चाहती हो, किन महिलाओं का शोषण हुआ है? जब तक ये जो आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर, मैं कह रहा हूँ 78 महिला ही है सांसद, उनमें से भाजपा में जब अगर कोई महिला कह रही थी तो क्यों नहीं लिया गया संज्ञान? ये लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है, हम भी मानते हैं शोषण हो रहा है, तो उस शोषण पे संज्ञान लेते हुए उसके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। एक कार्यकर्ता को हमने देखा था, कुलदीप सिंह सेंगर के, जब उसको रिहा किया गया हुआ था तो उसके समर्थन में महिला पोस्टर लेके खड़ी हो गई थी। जब ये कैसे गंदे दौर देखेंगे तो ये प्रश्न तो उठेगा। इस शोषण के अगेंस्ट में आपको लड़ना पड़ेगा, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखना कि जो शोषण कर रहा है वो लड़ेगा तो नहीं हो सकता। हर पार्टी में गंदे लोग हैं, अगर उनके अगेंस्ट में कोई आवाज उठती है तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को इसका संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। ओके, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे सवाल करें योगिता जी, 1 मिनट दीजिएगा, चाहे इसके बाद आप मुझे बिल्कुल समय मत दीजिएगा, लेकिन इनके पॉइंटेड जवाब देना बहुत जरूरी। इन्होंने सबसे पहले चीज कही कि 10 साल से क्या आप सो रहे थे? 60 साल से जो सरकार सो रही थी उससे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन 10 साल में हमने 10 साल क्यों लगा दिए, उस पर सवाल है। ठीक है, जायज है, हम आपका जवाब देने के लिए हैं। तो मैं बता देती हूँ, 10 साल का जो इंतजार था वो इंतजार नहीं था, बल्कि ये दिखा रहे थे हम कि हम कचरे की सफाई कर रहे थे जो विपक्ष छोड़ के गया था। हमने पहले महिलाओं को बेसिक्स दिए, शौचालय, हर घर में शौचालय नहीं था। योगिता जी, आप जब कहती हैं कि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो बेसिक चीज है कि महिला को सड़क पे कहीं छुप के एक डिब्बा योगिता जी रुकिए प्लीज, उनकी बात पूरी होने दीजिए। योगिता जी रुकिए, ऐसे नहीं प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी योगिता जी, बोलिए आप बोलिए। फीडर बंद है, जिसका मैं नाम लूंगा उसी की आवाज जाएगी। बोलिए। महिला को सशक्त करना, शौचालय के बाद बैंक खाते, जनधन योजना, उनके सर पे छत हो, पीएम आवास योजना, और घर के कागज और घर महिला के नाम पे हो। जब महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होगी, और जब हम ब्रेक में गए थे तो ड्रोन दीदी और अलग अलग योजनाएं जिससे महिलाएं सशक्त हुई हैं, उसका ऐड यहाँ पे चल रहा था। हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने से पहले महिला को घर में सशक्त बनाया। दूसरी बात इन्होंने कही कि महिलाओं का शोषण होता है। बहुत आप अच्छा काम कर रही है, एक्टिविस्ट है, लेकिन आप एक्टिविस्ट है, वैसे ही मैं पीड़िता हूं। मेरे साथ शोषण हुआ, मुझे कमरे में बंद किया गया। कितनी आवाज उठाई योगिता जी आपने मेरे लिए? मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़की हूं, आप तो मुझे जानती भी है। एक ट्वीट अगर योगिता जी मुझे यहाँ दिखा दे कि वो मेरे लिए बोली हो। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे लंबी लंबी बातें बता रही थी कि भाजपा में ये हुआ वो हुआ। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी मैडम, डिंपल यादव जी है जो आपकी पार्टी के नेता की पत्नी है, उन पे आपत्तिजनक टिप्पणी मौलाना राशिदी ने करी, खुद उनके पति तक मुंह नहीं खोले, आप तो क्या ही बोली होंगी। तो ये बात बदलने की जरूरत है, और बिल्कुल ऐसी चीजें करने की जरूरत है कि महिलाओं को। भाई चिल्ला चिल्ली नहीं सुनिए, चिल्ला चिल्ली नहीं प्लीज, बहुत 1 मिनट चिल्ला चिल्ली नहीं होगी। बहुत गंभीर विषय है, सुनिए, बहुत गंभीर विषय है, और अगर यहाँ पर महिलाएं आपस में ऐसे लड़ेंगी तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अपनी बात रखने दीजिए एक एक करके। हाँ, राधिका जी की बात पूरी है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सिर्फ जो मैं जिनका नाम लूं उन्हीं की फीडर सिर्फ राधिका जी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सेफ्टी एट वर्क प्लेस, चाहे महिला पॉलिटिकल हो, चाहे महिला जर्नलिस्ट हो, चाहे महिला अपने घर पे हो, हर जगह उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने एक सवाल उठाया महिला की क्षमता के ऊपर
कैपेबिलिटी, ये क्या गारंटी है कि कैपेबल महिलाएं आएंगी? अरे जब पुरुष चुनाव लड़ने जाते हैं तब तो कोई नहीं पूछता कि डिजर्विंग पुरुष को टिकट मिला है कि नहीं। तो महिलाओं की कैपेबिलिटी पर यहाँ पे बैठकर योग्यता जी शक क्यों कर रही है? आज देश में अशोक जी लाखों महिलाएं पंचायत और लोकल बॉडीज को बखूबी चला रही हैं, वो डिजर्विंग भी है और टेस्टेड भी। ये बिल उन्हीं जमीनी महिलाओं नेताओं को संसद का भी दरवाजा खोलेंगी, ये हम करके देना चाहते हैं। टिकट देना पार्टियों का काम है, लेकिन अवसर बनाना सरकार का, जो हमारी सरकार 33% का प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है। अब ये देश की जनता तय करेगी कि कौन डिजर्विंग है, योग्यता जी नहीं। योग्यता जी को महिलाओं की काबिलियत पे शक करना बंद करना होगा। ये डिजर्विंग वाला जो सवाल है ना, एक 10 सेकंड दीजिएगा बस। आपको मतलब इस बात से मुझे सच में बहुत आपत्ति हुई है कि डिजर्विंग कौन है। अरे इस देश ने एक चाय बेचने वाले को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो देश का गौरव पूरे विश्व में बना रहा है। तो क्या एक गांव की साधारण महिला बैठ के संसद में नहीं आ सकती? या काबिलियत सिर्फ एलिट परिवारों की जागीर रह गई है जो योग्यता जी के लिए? ये कौन गारंटी करेगा? आप कैसे किसी को सर्टिफिकेट दे सकती है? वो जनता का काम है, आपका नहीं। ओके देखिए, मेरे पास सवाल अभी कई हैं, खास करके पॉलिटिकल सवाल ये भी है कि भाई क्या इससे राजनीतिक फायदा लेने की चुनाव में, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले योगिता जी 30 सेकंड में रिबटल दे दीजिए, उसके बाद मैं तहसीन जी के पास जाना चाहूंगा। ये बखूबी जानती हैं, खैर इन पे क्या बोलेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, तब तो ये कांग्रेस में थी, तब जबकि ये बातें गिना रही हैं शौचालय और वगैरह, और महिला सुरक्षा तो अरे योगिता जी प्लीज, वो उस वक्त कांग्रेस में थी, आज वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं भाई, आप उनको हाँ बोलिए। तो ये तब उनको जागृति हुई, इतने साल से नहीं हो रहा था शोषण, क्या ये तब जाग नहीं रही थी? और क्या भाजपा में शोषण नहीं हो रहा? ये जो चेहरे पे मास्क लगा के बैठी है ना, सबको जानती हूँ मैं। और महिलाओं, सक्षम महिलाओं की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि उनको मौका मिलना चाहिए। ये मेरी बात को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि दिस इज दी ओनली थिंग दे हैव, क्योंकि वो बेचारी खुद ही परेशान है, पहले एक पार्टी से दूसरी में आई, वहां पे भी कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। नहीं योगिता जी प्लीज, नहीं योगिता जी योगिता जी मैं इसको नहीं योगिता जी ये ये फीडर बंद कीजिए आप योगिता जी, 1 मिनट आपको सुनना पड़ेगा, 1 मिनट सुनना पड़ेगा योगिता जी, 1 मिनट रुकिए राधिका जी। ये योगिता जी, पहले तो आपने जो एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसमें बोल दूं, आपने कहा मास्क लगा के बैठे हैं। यहां पे हर किसी के चेहरे पे मास्क होता है, हर किसी के चेहरे पर मास्क होता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में, मैं ना मेरे किसी गेस्ट के बारे में आप बोलें, ना मुझे किसी को बोलने का मौका मिले। हर किसी के चेहरे पर मास्क होता है। दूसरी बात यह है, हर व्यक्ति का अपना पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है। हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार है, वो पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर सकता है। उसमें क्या है, वो वहां रही यहां रही, ये मेरा विषय कतई नहीं है आज, ये मेरा विषय कतई नहीं। योगिता जी, आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में पहले आप जुड़ी हुई थी। मैंने कहा ना, पर्सनल मत होइए, क्योंकि पर्सनल अगर होंगे तो फिर सबके पर्सनल होंगे, तो फिर ये प्रोग्राम जो बड़ा हम विषय लेके चल रहे हैं, वो विषय बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए मैं आपत्ति कर रहा हूं, किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी। राधिका जी 1 मिनट मौका दूंगा, पहले मुझे तहसीन जी को मौका देना, उसके बाद आओ। तहसीन जी, एक बात जो बार बार इसको लेकर कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि भाई चुनाव है और इसका फायदा, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या 3 दिन का संसद का अधिवेशन चलेगा और अगर उसमें यह पारित हो जाता है और सब कुछ वैसे हो जाता है, तो इससे क्या पॉलिटिकल माइलेज, क्या इससे तमिलनाडु की तस्वीर बदल जाएगी? क्या इससे बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी? क्या फर्क पड़ेगा इससे? मुझे लगता है ये जो है एक डिस्ट्रैक्शन है वर्तमान सरकार के लिए, कई मुद्दों के लिए, क्योंकि लॉजिकली अशोक भाई, मैं बहुत लॉजिकल बात करता हूं। 2023 सितंबर में संशोधन किया गया पहली बार संविधान के अंदर, ये कहा गया कि 2034 तक ये विमेन्स रिजर्वेशन हो जाएगा। तब ये नहीं कहा गया कि तब विपक्ष कह रहा था 2024 में, ठीक है, अगर 2034 तक का समय था, अब आप 2029 में लाना चाहती हो, उसको भी कहीं समय है, 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो अचानक से ऐसा क्या है कि आपको अब भी नहीं अभी करना है? आप इसको मई में स्पेशल सेशन बुला देते, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में रिजल्ट्स के बाद जून में बुला लेते, आपको बुलाना ही था। अभी इसे ये 3 दिन से क्या फर्क पड़ता है 2029 या 2034 की, जबकि आपका ओरिजिनल टारगेट 2034 था। ये सबसे पहली बात है। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर ये महिलाओं के हित में है, अगर ये देश हित में है, और मुझे कोई वजह नहीं मानने के लिए कि ये देश हित में नहीं है, तो आप इसको रखिए सामने। इतना बड़ा संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट हो रहा है, पहले अपने अमेंडमेंट किया, फिर उसमें अमेंडमेंट किया। ये देश का संविधान है, कोई खिलौना नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा करें, अच्छी डिबेट हो, लेख हो, एडिटोरियल्स हो, ओपेड हो, देश भर में चर्चा, उसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद आप पार्लियामेंट में लाए, इसमें आप कंपलसरी करें बात करना, और अगर कोई भी गलत बात करता है,
देश देखेगा, पर आपको करना नहीं, इसको रश थ्रू करना है। और इसका एक ही उत्तर है आपके पास, हम लाएंगे, आप 16 तारीख को देख लेना कैसे। आप बताइए अशोक जी, 16 तारीख को बुलाएगा, एमपी स्टडी करेंगे, क्या उस पर टिप्पणी करेंगे? ओके, समय कम है राधिका जी, आखिरी 30 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी 3 दिन अगर ये बाद में भी होता तो क्या फर्क पड़ता? जी। अरे तहसीन जी, अब हो गया, क्या फर्क है, बाद में हो या अब हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, भोरी करेगा कब। लेकिन अशोक जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्तिगत चीज बोली गई और मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं योगिता जी को जानती हूँ और मैं उनके काम की हमेशा सराहना करती हूँ। मैंने जब कहा कि मैं पीड़ित हूँ, आप लोगों के लिए काम करती है, पर क्या आपने मेरे लिए आज तक एक बार आवाज उठाई? ये जो सारा आया ना मेरे ऊपर, एक ड्रामा चिल्ला के, और तुमने पार्टी छोड़ दी, फुट दिया, वो मेरी मर्जी। आपको तो कहना चाहिए अच्छा हुआ आपने पार्टी छोड़ी, क्योंकि मैंने योगिता जी से बस इतना पूछ लिया कि आपने मेरे लिए क्या एक बार जवाब दिया। और योगिता जी, अगर आप पीड़ितों के लिए अगर इस तरीके से काम करते हैं तो भगवान उन पीड़ितों की रक्षा आपसे ही करे, से रक्षा करे जिनके साथ उन्होंने। चलिए 30 सेकंड में तहसीन ने जो सवाल उठाया उस पर 30 सेकंड में जल्दी से तहसीन ने जो सवाल उठाया। को भी मेरे ट्वीट की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो सोचिए इतनी सारी अंडर प्रिविलेज महिलाएं रूरल एरियाज में, उनको मेरी ज्यादा जरूरत है। ये पढ़ी लिखी गवार औरतों को मेरी जरूरत नहीं है। दे शुड फाइट देयर ओन केस। नहीं ना योगिता जी, एक बार फिर आपने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। पढ़ी लिखी गवार महिला, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, सुनिए, मैं कहता हूं अशिक्षित महिला को भी, एक मिनट आवाज बंद कीजिए भाई, आवाज बंद कीजिए। मैं कहता हूं अशिक्षित महिला को भी गवार जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप महिला होकर महिलाओं के लिए कह रही हैं पढ़ी लिखी गवार, मुझे सख्त आपत्ति है। मुझे लग रहा था कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो कम से कम महिला एक स्वर में बोलेंगी, लेकिन आज ये देखिए कि यहां पर महिलाओं के स्वर कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर खींचातानी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां हो रही हैं। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज एक रिपोर्ट लेकर आया था, उसका समय नहीं मिला, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है ना, सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सांसद विधायकों को रिप्रेजेंटेशन दिया है तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 18% है एक पॉलिटिकल पार्टी, बाकी सब 18 से कम है। कम से कम अब इतना तो होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा, 33% महिलाएं तो होंगी ना, और 33% महिलाएं होंगी तो मुझे लगता है इसका फर्क पड़ेगा देश की राजनीति पर। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां, मैं फिर अंत में विरोध करना चाहता हूं, किसी भी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणियां ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13